हेलो, जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक अपने इस यूट्यूब चैनल करियर मिरर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हिस्ट्री क्लास के अंतर्गत आज मैं आपके लिए गुप्त वंश लेकर के आया हूं। और इससे पहले मैं आपके साथ में मगध साम्राज्य डिस्कस कर रहा था, जिसमें मैंने आपके साथ में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश डिस्कस कर चुका हूँ। उसी क्रम में आज मैं आपके लिए गुप्त वंश लेकर के आया हूँ। अगर इससे पहले कि आपने वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पुश कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और बढ़ते हैं, गुप्त वंश की बात करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक टेस्ट भी रखा है जो कि गुप्त वंश से रिलेटेड है, और इसमें टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जो कि सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप उसे ज़रूर सॉल्व करिएगा। और ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, तो इस वीडियो के साथ बने रहें। बढ़ते हैं, बात करते हैं। अभी तक जैसा कि मैंने मगध साम्राज्य आपके साथ में डिस्कस किया था, उसी क्रम में हर्यक वंश आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, नाग वंश और एक तरीके से नंद वंश और मौर्य वंश आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। इस मौर्य वंश का अंतिम संस्थापक जो था वो बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, आप याद रखेंगे। पुष्यमित्र शुंग जो था, जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, इसका सेनापति था, इसने बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। उसी क्रम में कड़वंश आया, जिसकी स्थापना वासुदेव ने की थी। और उसके बाद सातवाहन वंश आया, जिसकी स्थापना सिमुक ने की थी। और उसके बाद गुप्त वंश आया, जिसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने चंद्रगुप्त मौर्य को डिटेल में डिस्कस किया था, और उसी क्रम में मैं आपके साथ में गुप्त वंश को डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। और बाकी जो आपके तीन दिख रहे हैं, ये तीन, इसके विषय में ज़्यादातर मोस्टली इसके संस्थापक के नाम ही पूछता है। और जो कुछ अगर इसके विषय में इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन होगा तो मैंने उसे टेस्ट में कवर करके रखा है, तो आप इसकी टेंशन मत लें। तो आप याद रखेंगे शुंग वंश की स्थापना सीक्वेंस जरूर याद रखेंगे कि पहले हर्यक वंश आया, हर्यक वंश के बाद नाग वंश, नाग वंश के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद जो वंश आया था, जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र सिंह ने कर दी थी। और उसी से शुंग वंश की स्थापना हुई थी। और शुंग वंश के बाद कड़ वंश। ठीक, याद रखेंगे, 2 लेटर का शुंग वंश है, 2 लेटर का कड़ वंश है। ठीक है, तो शुंग वंश के बाद आया कड़ वंश, और कड़ वंश के बाद आया था सातवाहन वंश। ठीक है, और उसके बाद आया गुप्त वंश। ठीक है, तो हम बात करेंगे गुप्त वंश की। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में। बात करें गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश जो था वो मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात, मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, उसके पश्चात उत्तर में कुषाण हो गए, और दक्षिण में सातवाहन शासकों के पास सत्ता थी। उत्तर में कुषाण शासन कर रहे थे और दक्षिण में सातवाहन अपना शासन कर रहे थे। गुप्त साम्राज्य ने प्रयाग यानी कि कौशाम्बी क्षेत्र में अपनी शक्ति के केंद्र को रखते हुए उत्तर में कुषाणों को प्रतिस्थापित कर दिया, यानी उनको पराजित कर दिया। ठीक है, और गुप्त राजवंश की स्थापना की। और उस गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो आप ये याद रखेंगे, श्रीगुप्त ने की थी। तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये यहाँ से ये बनता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो श्रीगुप्त ने की थी। आप याद रखेंगे, इसने 6 महाजनपदों को जीता था। और इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी बना वो घटोत्कच इसका उत्तराधिकारी बना। और घटोत्कच का जो उत्तराधिकारी बना था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। याद रखें, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त प्रथम अलग है, और चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय वो भी अलग है। तो 3 नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य जो अलग है, चंद्रगुप्त प्रथम जो कि गुप्त वंश का शासक था, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि वो भी गुप्त वंश का शासक था। तो इस स्लाइड से आप ये भी याद रखेंगे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था। और इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी बना घटोत्कच, उसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी बना चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो उत्तराधिकारी नहीं पूछता, सीधे सीधे आपसे पूछेगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था, और या तो फिर उस शासक के बारे में डिटेल में डायरेक्ट पूछेगा आपसे। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम की बात कर लें। घटोत्कच के विषय में कुछ विशेष है नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो इसका पहला पॉइंट है कि इसने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया था। आप याद रखेंगे, लिच्छवी राजकुमारी है, लिच्छवी राजकुमारी देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था। ये पॉइंट है, ये आप याद रख सकते हैं। दूसरा है जो इंपॉर्टेंट होगी, मैं खुद ही उस पर बहुत डिटेल में फोकस करूंगा और आपको बताने का बार बार प्रयास करूंगा उसको कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दूसरी बात करें चंद्रगुप्त, इसका दूसरा पॉइंट है, इसने भारत में गुप्त वंश की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने भारत में गुप्त वंश की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है
इसने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया था और इसका सबसे जो महान काम था वो उसने गुप्त वंश की स्थापना की थी। और उसके अलावा इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और इसने असली सोने के सिक्के चलाए थे। आपसे पूछा जाए कि बताइए सर्वप्रथम गुप्त वंश में सोने के सिक्के चलाने के का जो प्रचलन है, सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। और इन सोने के सिक्कों को कहा क्या जाता था, दिनार कहा जाता था। आप ये भी याद रखेंगे, इन सिक्कों सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। और इसका उत्तराधिकारी क्या था, तो समुद्रगुप्त इसका उत्तराधिकारी था। तो आप इस वीडियो से आप इतनी बात याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम जो था इसने गुप्त वंश की स्थापना की थी, गुप्त संवत की स्थापना की थी। ठीक है, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और इसने सोने के सिक्के जारी किए थे जिसे दिनार कहा जाता था। और इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। तो अब बात करेंगे हम समुद्रगुप्त की, बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की बात करें तो यह संगीत प्रेमी था। साथ से समुद्रगुप्त, साथ से संगीत आप रिलेट कर सकते हैं। समुद्रगुप्त जो था वो संगीत प्रेमी था। इसे कविराज भी कहते थे, संगीत प्रेमी था इसीलिए इसे कविराज कहा जाता था। और इसने अपने सिक्कों पर वीणा बजाती हुई देवी की मूर्ति अंकित की है। क्योंकि संगीत प्रेमी था इसलिए इसने जो सिक्के जारी किए थे उन सिक्कों पर वीणा बजाती हुई मूर्ति की एक तरीके से मूर्ति अंकित की हुई थी। तो आप याद रखेंगे समुद्रगुप्त क्या था, तो समुद्रगुप्त जो था वो संगीत प्रेमी था, इसे कविराज भी कहते हैं। और इसने अपने सिक्कों पर वीणा बजाती हुई मूर्ति को अंकित किया था। आपको बता दें ये समुद्रगुप्त जो है ये बहुत ही महाप्रक्रमी होने के कारण बहुत ही महाप्रतापी शासक था। और महाप्रक्रमी होने के कारण इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आप ये याद रखेंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है, क्वेश्चन है आपका आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे सीधे पूछेगा। बताइए प्राचीन भारत में या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। प्राचीन भारत में भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इसका दरबारी कवि हर्षेड था। आप ये भी याद रखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, पूछ देगा। बताइए हर्षेड किसके दरबार में रहते थे, तो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और इससे रिलेटेड एक पॉइंट ये भी है कि इलाहाबाद प्रशस्त लेख की रचना की थी। हर्षेड ने इलाहाबाद प्रशस्त लेख की रचना की थी। आप याद रखेंगे कि हर्षेड जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्त लेख की रचना की थी जिसे प्रयाग प्रशस्त लेख के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसके शासन इस अभिलेख से हमें समुद्रगुप्त के शासन के विषय में सूचना मिलती है। और इस अभिलेख पर जहांगीर का लेख भी मिलता है। इस अभिलेख पर हमें जहांगीर का लेख भी मिलता है। आप ये भी याद रखेंगे। तो इतनी बातें हुई, मैंने बताया समुद्रगुप्त कौन था। तो ये समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था जिसे कविराज भी कहते हैं। इसने अपनी मुद्राओं पर वीणा बजाती हुई मूर्ति को अंकित किया था। ठीक है, ये अत्यंत महाप्रतापी और महाप्रक्रमी था जिसके कारण इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। और हरिशेर जो थे जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में दरबारी कवि थे। ठीक है, और इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्त लेख की रचना की थी जिस पर जहांगीर का उल्लेख मिलता है, मध्यकालीन शासक जहांगीर का उल्लेख मिलता है। आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि इसने अश्वमेधकर्ता, पृथ्व्या प्रथम वीर और विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, अश्वमेधकर्ता, पृथ्व्या प्रथम वीर और विक्रमांक। मतलब इसने अश्वमेध यज्ञ किया था जिसके कारण इसे अश्वमेधकर्ता और पृथ्व्या प्रथम वीर जो कि विक्रांक युग काफी बहादुर था इसलिए इसे पृथ्व्या प्रथम वीर के नाम से और विक्रमांक की उपाधि धारण की। इसने 3 उपाधियां धारण की थी, अश्वमेधकर्ता, पृथ्व्या प्रथम वीर, विक्रमांक। ये 3 उपाधियां याद रखेंगे। और इसका उत्तराधिकारी कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो अभी तक आपने देखा कि इस गुप्त वंश का सबसे प्रतापी और सबसे महाप्रक्रमी शासक कौन हुआ, तो समुद्रगुप्त हुआ। ठीक है, जिसे पृथ्व्या प्रथम वीर और विक्रमांक और अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था इसकी वीरता के कारण। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की जो कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। जैसे कि समुद्रगुप्त जो था वो बहुत ही महाप्रक्रमी था, उसी प्रकार ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये भी बहुत ही महाप्रतापी शासक था। इसने क्या किया, इसने विक्रमादित्य एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। ये भी बहुत महाप्रतापी शासक था। और इसने विक्रमादित्य एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसे देवगुप्त के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए गुप्त वंश के किस शासक को देवगुप्त कहा जाता था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त कहा जाता था। आप याद रखेंगे। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 उपाधियां धारण की थी, विक्रमादित्य, परम भागवत। और समुद्रगुप्त ने एक तरीके से अश्वमेधकर्ता और पृथ्व्या प्रथम वीर और विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि यह भी एक महाप्रतापी शासक था जैसे कि मैं बता चुका हूं। और ये क्यों था, क्योंकि इसने भारत में शकों के आक्रमण को विफल कर दिया था। भारत में शकों का जो आक्रमण हुआ था इसने शकों के आक्रमण को विफल कर दिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
सीधे सीधे एग्जाम में पूछेगा, बताइए शकों के आक्रमण को विफल करने वाला गुप्त कौन सा गुप्त शासक था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक, याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के आक्रमण को विफल कर दिया। या ऐसे पूछेगा, बताइए शकों को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसने शकों को पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि भारत के इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के इसी ने चलाए थे। आप ये पॉइंट याद रखेंगे, भारत के इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। याद रखना, स्वर्ण सिक्के चलाने वाला कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसे दिनार कहा जाता था। और जो चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। ठीक, जिन्हें रजत कहा जाता था, आप याद रखेंगे। और चांदी के सिक्कों को गुप्त साम्राज्य में रुपयक भी कहा जाता था। रुपयक क्या कहा जाता था? रुपयक, रुपयक, यसे रुपयक भी कहा जाता था। आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें चीनी यात्री फायान, जो कि चीनी यात्री था, इसने इसी के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि बताइए चीनी यात्री फायान ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो आपका जवाब होगा ये चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसके दरबार में कालिदास, आर्यभट्ट, बारहमिहिर जैसे नवरत्न सुशोभित थे। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे, जिसमें से कालिदास, आर्यभट्ट, बारहमिहिर ये जो थे ये प्रमुख थे। तो बात कर लेते हैं इनके विषय में, कालिदास, आर्यभट्ट, बारहमिहिर के विषय में। तो बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्यभट्ट की। तो आर्यभट्ट खगोल विज्ञान एवं गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट जो थे वो खगोल विज्ञान एवं गणितज्ञ थे, और इन्होंने ही सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। आप याद रखेंगे सूर्य सिद्धांत के रचनाकार कौन है? तो आर्यभट्ट हैं। और बारहमिहिर एक खगोल शास्त्री थे। ठीक है, कालिदास की बात करें, इन्होंने मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम इन सब की रचना की थी। इसका शासन जो काल था, इसका शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। आप याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल है ये भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। आप याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। और इसका उत्तराधिकारी कौन था? तो कुमारगुप्त इसका उत्तराधिकारी बना। तो बात करते हैं कुमारगुप्त की हम। तो कुमारगुप्त की बात करें तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यही इसके विषय में इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कुमारगुप्त कौन थे। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। याद रखना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। किसने? धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। आप याद रखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। काफी कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा, याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रम में शिला आता, विक्रमशिला, ला से याद रखना धर्मपाल है ना, रिलेट कर सकते हो, उसमें भी ला इसमें भी ला। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। और इसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो स्कंदगुप्त इसका उत्तराधिकारी बना। और स्कंदगुप्त की बात बता दें तो स्कंदगुप्त ने शासनकाल में हुडों ने आक्रमण किया था, इसने हुडों को पराजित किया था। और ऐसी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से ऐसी जानकारी हमें मिलती है कि जो स्कंदगुप्त था इसने हुडों को पराजित किया था, और ऐसी जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख से मिलती। तो अब याद रखेंगे शकों को पराजित करने वाला कौन था? तो शकों को पराजित करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसने शकों को पराजित किया था। अब याद रखेंगे। और हुडों को पराजित किसने किया था? तो हुडों को पराजित करने वाला स्कंदगुप्त था। ठीक, याद रखेंगे कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। और बात करें समुद्रगुप्त की तो ये इसे कविराज के नाम से जानते हैं, और इसकी सिक्कों पर वीणा बजाती हुई मूर्ति की आकृति मिलती है हमें, और इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था इसकी वीरता के लिए। और इसके दरबार में हर्षेड रहते थे, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्त लेख की रचना की, जिस पर जहांगीर जो कि मध्यकालीन शासक था इसका उल्लेख मिलता है। और इसने अश्वमेध कर्ता, पृथ्व्या प्रथम वीर और विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और जबकि चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, और इसने पहले स्वर्ण के सिक्कों को जारी किया था, जिसे दिनार कहा जाता था। ठीक, तो इतनी बात आप याद रखेंगे ये गुप्त साम्राज्य की, ये गुप्त वंश से रिलेटेड है। और बात कर लेते हैं हम कुछ अन्य पॉइंट की। तो ये अन्य पॉइंट है कि गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिलनाडु ये जो थे वस्त्र उत्पादन के लिए फेमस थे। आप याद रखेंगे गुप्त काल में, इससे पहले मैं यहाँ तक डिस्कस कर चुका हूँ आपसे कुमारगुप्त, इसी के आगे मैं 3 पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु जो थे वो वस्त्र उत्पादन के लिए फेमस थे। आप तो याद रखेंगे कि अगर सीधे सीधे एग्जाम में पूछेगा बताइए गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु किस लिए फेमस थे, तो आपका जवाब होगा वस्त्र उत्पादन के लिए फेमस थे। और ये ताम्रलिप्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ताम्रलिप्त बंदरगाह था गुप्त काल का एक प्रसिद्ध एवं फेमस बंदरगाह था, जिससे वो भारतीय व्यापार का मुख्य बंदर, जिससे वो व्यापार किया करते थे।
ये वर्तमान में कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक, पश्चिम बंगाल में था। वर्तमान आधुनिक पश्चिम बंगाल जो है, ताम्रलिप्त जो बंदरगाह है वो आधुनिक पश्चिम बंगाल है जहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो याद रखेंगे ताम्रलिप्त जो था वो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का एक मुख्य बंदरगाह था। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि गुप्त काल में ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। तो याद रखेंगे कर रहित कृषि भूमि किसे प्रदान की जाती थी, तो गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली जो भूमि थी वो कर रहित भूमि, कृषि भूमि जो थी वो ब्राह्मणों को दी जाती थी। मतलब गुप्त काल में कर रहित कृषि भूमि किसे दी जाती थी, तो ब्राह्मणों को दी जाती थी। मतलब उनसे उस भूमि पर कर वसूला नहीं जाता था। ठीक है, तो इतनी बात है इस वंश के विषय में। और ये कुछ साहित्य के बारे में बात कर ले इस वंश के, कि विशाख दत्त द्वारा मुद्रा रचक, तो आपसे पूछेगा मुद्रा रचक के रचनाकार कौन है, विशाख दत्त हैं। बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित है, तो बाणभट्ट की रचना मतलब हर्षचरित के रचनाकार बाणभट्ट, मुद्रा रक्षस के रचनाकार विशाख दत्त, हर्षचरित के रचनाकार बाणभट्ट। और ये कालिदास की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे में मालविकाग्नि मित्रम हो गई, अभिनयान शकुंतलम हो गई, ये दो नाटक हो गए इनके, मेघदूतम, रघुवंशम और कुमार संभवम, ये इनकी कुछ कविताएं हो गई जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। और वात्सायन द्वारा रचित कामसूत्र, याद रखेंगे कामसूत्र किसकी पुस्तक है, तो वात्सायन जी की है। और ये पंचतत्व किसकी पुस्तक है, विश्व शर्मा की है। और वारा मिहिर द्वारा पंच सिद्धांत किसकी पुस्तक है, तो ये वारा मिहिर की है। तो इतनी बात याद रखेंगे साहित्य के विषय में कि मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं, और ये मालविकाग्नि मित्रम हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मेघदूतम हो गया, रघुवंशम, कुमार संभवम, ये किसकी पुस्तकें हैं, तो कालिदास की रचनाएं हैं, सब ये पुस्तकें हैं। और कामसूत्र वात्सायन जी की है, पंचतत्व विष्णु शर्मा की है, और पंच सिद्धांत जो है वो वारा मिहिर की है। तो आप याद रखेंगे पंचतंत्र की बात करेगा विष्णु शर्मा है, और पंच सिद्धांत की बात करेगा तो वारा मिहिर है। ये कुछ पुस्तकें थी। तो ये गुप्त साम्राज्य खत्म हो गया। अब बात करते हैं इसके पतन के कारण की, कि इसका पतन कैसे हुआ। तो इसके पतन के निम्नलिखित कारण हैं कि स्कंदगुप्त जो कि इसका अंतिम शासक था, शासनकाल में हुड़ों ने आक्रमण किया था, और जैसा कि स्कंदगुप्त ने उन्हें पराजित भी किया था, लेकिन उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे तो उन्होंने उसके शासन को बहुत कमज़ोर कर दिया था। तो आप याद रखेंगे। तो गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण एक हुड़ आक्रमण भी था, और यशोधर्मन के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की काफ़ी नुकसान भी हुआ था। और ये गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश के जो उत्तराधिकारी शासक थे इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इस कारण भी इनके वंश का पतन हुआ। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे। तो इस तरह से ये गुप्त वंश जो साम्राज्य है ये समाप्त हो गया, और आशा करते हैं आपको ये समझ में भी आया होगा। तो अब चलते हैं अपने टेस्ट पर, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होगा, और जो सभी क्वेश्चन जो होंगे वो सभी बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आज का इस वीडियो का, कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, तो आपको से पूछ रहा। तो हमने सीक्वेंस बताया था, आप सीक्वेंस जरूर याद रखेंगे। पहले हर्यक वंश था, फिर सुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया, और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था वृहद्रथ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग जो उसके सेनापति था उसने हत्या कर दी थी वृहद्रथ की, और इस तरह से उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो शुंग वंश के बाद जो अंतिम शासक जो हुआ, शुंग वंश के बाद जो वंश आया था वो कौन सा वंश था, तो वो कर्ण वंश था। कौन सा वंश था, कर्ण वंश। तो याद रखेंगे आप कि मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था, शुंग वंश आया था। शुंग वंश के बाद कौन सा बड़ा वंश आया था, कर्ण वंश आया था। और कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश आया, तो सातवाहन वंश के बाद गुप्त वंश आया था। ये जो कुषाण वंश है इसे हमने एक अलग से छोटा सा वीडियो बना दिया है, इससे बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो इसका एक अलग से वीडियो मैंने दे दिया है, वो आप देख लीजिएगा अलग से। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवस्था का जो रक्षक कहा जाता है किसे कहा जाता है। ऑप्शन में है पुष्यमित्र शुंग है, खारवेल है, गौतमीपुत्र सातकर्णी है, वृहद्रथ है। तो आपको जवाब आपका होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा गौतमीपुत्र सातकर्ण। ये जो था ये सातवाहन वंश का शासक था, सातवाहन वंश का प्रतापी शासक था। ये सातवाहन वंश का प्रतापी शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, ये इसे ही वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता, आप याद रखेंगे। पुष्यमित्र शुंग जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी, और वृहद्रथ जो कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, आपको पता है इस ऑप्शन में। और खारवेल जो कि कलिंगराज खारवेल हैं, ये चेद वंश के शासक थे। ठीक है, तो इनका हाथी गुम्फा अभिलेख आपका फेमस है, जैसे मैं बता चुका हूँ, हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंगराज खारवेल का है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सिमुक निम्न में से किसका संस्थापक था। ऑप्शन में चेर है, चोल है, पांड्य है, सातवाहन है।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवाहन। सा से सातवाहन, सातवाहन सा से सिमुक। सिमुक ने किस वंश की स्थापना की थी? तो सातवाहन वंश की स्थापना की थी, आप याद रखेंगे। सिमुक ने किसकी स्थापना की थी? तो सातवाहन वंश की स्थापना। इसने कड़ वंश का अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके, ठीक है, सातवाहन वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? अब बात कर रहा है अश्वमेध यज्ञ की बात नहीं कर रहा है, यहाँ केवल अश्वमेध यज्ञ की बात कर रहा हूं। यहाँ कह रहा है 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। तो ऑप्शन में पुष्यमित्र शुंग है, प्रवरसेन प्रथम है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम हो जाएगा। बहुत से लोगों ने चंद्रगुप्त द्वितीय भी लगाया होगा। ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी, ठीक है। इसने अश्वमेध यज्ञ कराया था, तो एक कराया था, एक दो कराए होंगे, और इसने अश्वमेध उपाधि धारण की थी। लेकिन अश्वमेध यज्ञों को कराने वाला जो शासक था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे वो प्रवरसेन शासक, प्रवरसेन प्रथम था। ये वाकाटक शासक था, ये वाकाटक शासक था, ठीक। ये वाकाटक शासक था प्रवरसेन प्रथम, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों को कराया था, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपका जवाब देखते ही क्वेश्चन से आ गया होगा कि ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य है, पुष्यमित्र है, कनिष्क है, समुद्रगुप्त है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो प्राचीन भारत में का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है? परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो पहले देख लें ऑप्शन, चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, रामगुप्त है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी ने परम भागवत उपाधि धारण की थी, ठीक है। परम भागवत उपाधि धारण किसने की थी? परम भागवत और विक्रमादित्य, ये उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। और समुद्रगुप्त ने 3 उपाधियां धारण की थी, कौन कौन सी वो धारण की थी? आप विक्रमा प्रथम वीर की, और एक अश्वमेध की, और एक विक्रमांक की। ये 3 उपाधियां धारण करने वाला शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। और चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें धारण की थी वो परम भागवत थी और विक्रमादित्य थी। ये 2 उपाधियां चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको डिटेल में डिस्कस करा था, तभी बताया था कि किस गुप्त राजा का एक नाम देवगुप्त भी है। तो ऑप्शन में समुद्रगुप्त है, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय है, ऑप्शन सी कुमारगुप्त है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसे ही देवगुप्त के नाम से जानते हैं, आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि समुद्रगुप्त ने के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्न में से किसका लेख मिलता है? आपको पता है समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति लेख किसका है? समुद्रगुप्त का है। और इसे किसने लिखा था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेड है, इसके रचनाकार हैं। और इस पर किस मध्यकालीन शासक का लेख मिलता है? तो ऑप्शन में जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, दारा शिकोह है। तो आपको देखते ही आपका आंसर आ गया होगा आपके माइंड में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन में समुद्रगुप्त है, राजेंद्र प्रथम है, अमोघ वर्ष है, गौतमीपुत्र सातकर्णी है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने ही पृथ्व्या प्रथम वीर और विक्रमांक और अश्वमेध कर्ता ये 3 उपाधियां धारण की थी, याद रखना। और ये गुप्त वंश का सबसे प्रक्रमी शासक था, क्या नाम क्या था? समुद्रगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? तो आपको बता दें हूणों को पराजित करने वाला शासक जो था वो अंतिम शासक कौन था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था दोस्तों, ठीक है। स्कंदगुप्त ने किसे पराजित किया था? हूणों को पराजित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसमें, और जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे इन्होंने किसको पराजित किया था? इन्होंने शकों को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? शकों को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? ऑप्शन में भीतरी स्तंभ लेख है, इलाहाबाद स्तंभ लेख है, मंदसौर अभिलेख है, उदयगिर अभिलेख है। दोस्तों आपको पहले ही मैं बता चुका हूं, इससे पहले के जो वीडियो आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट सेकंड वीडियो जो मेरा आया तो उसमें मैंने बताया था, जब अभिलेख का डिस्कशन कर रहा था, कि स्कंदगुप्त से संबंधित जो अभिलेख है उसका नाम है भीतरी स्तंभ लेख, ठीक। याद रखेंगे भीतरी स्तंभ लेख जो है वो स्कंदगुप्त का है, और इसी में स्कंदगुप्त द्वारा हूणों को पराजित करने की बात का वर्णन मिलता है हमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शक विजेता किसे कहा जाता है? ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम है जो कि नहीं है, समुद्रगुप्त है ये भी नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय है। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। शक विजेता किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम है, इन्होंने रजत सिक्के नहीं, इन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, कुमारगुप्त है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने रजत सिक्के जारी किए थे। इन्होंने रजत सिक्के जारी, रजत सिक्के मतलब समझते हो, चांदी के सिक्कों को, चांदी को रजत कहते थे गुप्त साम्राज्य में, ठीक है, तो याद रखना। और चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। अब पूछ रहा सर्वप्रथम सिक्के किसने जारी किए थे, ये पूछ रहा है, ना तो स्वर्ण कह रहा है ना चांदी कह रहा है। तो ऑप्शन में दोस्तों करेक्ट आंसर देखना होंगे, चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच ने, समुद्रगुप्त ने, श्रीगुप्त ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, याद रखिएगा आप, वो भी स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किसे कर रहित कृषि भूमि दी जाती थी। कर रहित कृषि भूमि किसे दी जाती थी गुप्त साम्राज्य में। तो ऑप्शन में सैन्य अधिकारियों को, सिविल अधिकारियों को, ब्राह्मणों को, दरबारी विद्वानों को। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणों को। जो कर रहित भूमि, गुप्त साम्राज्य में जो कर रहित भूमि दी जाती थी वो ब्राह्मणों को दी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था। हमने बताया था गुप्त काल का आपका प्रसिद्ध जो बंदरगाह था वो ताम्रलिप्त बंदरगाह था, जो आधुनिक पश्चिम बंगाल में है, ठीक। तो ऑप्शन में भरूच है, कल्याण है, खंभात, ताम्रलिप्त। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ताम्रलिप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा पंचतंत्र के लेखक कौन है। ऑप्शन में सुघोष है, नागार्जुन है, चरक है, विष्णु शर्मा है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्त हो जाएगा दोस्तों विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन में कुषाण स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए थे, बिल्कुल करेक्ट है, कुषाणों ने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए थे। गुप्त, इन्होंने स्वर्ण एवं रजत के सिक्के चलाए थे, ये भी करेक्ट है। सातवाहन, इन्होंने स्वर्ण के सिक्के, ये गलत है, इन्होंने स्वर्ण के साथ नहीं, इन्होंने स्वर्ण के सिक्के नहीं, इन्होंने रजत के सिक्के चालू किए थे, ताम्र के सिक्के चालू किए थे और शीशे के सिक्के चालू किए थे। तो सातवाहन शासक से संबंधित सिक्के कौन से हैं, तो ताम्र हो गया और क्या बोलते हैं एक तरीके रजत हो गया और शीशे, इन तीन सिक्के चालू किए थे सातवाहन ने। और कलचुरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र, तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो सातवाहन शासक जो है इन्होंने स्वर्ण सिक्कों का निर्माण नहीं किया था, इन्होंने चांदी के, तांबे के और शीशे के सिक्कों का निर्माण किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मणम प्रयुक्त किया जाता है। एका ब्राह्मणम किसके लिए कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है ऑप्शन में। ऑप्शन में पुष्यमित्र शुंग है, खारवेल है, गौतमीपुत्र सातकर्णी है, सुशर्मन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्ण। ये सातवाहन वंश का प्रतापी शासक था, इसे एका ब्राह्मण कहा जाता है और इसे वर्ण व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, गौतमीपुत्र सातकर्णी को, है ना, या जनक नहीं, एक तरह के रक्षक, जनक नहीं कह सकते हैं, कि वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता है, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। और वर्ण व्यवस्था तो जानते होंगे, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, ये चार वर्ण थे हमारे, ठीक है। पहले ये आपके कर्म आधारित थे, पहले ये आपके धर्म आधारित थे, धर्म नहीं कर्म आधारित थे, बाद में ये जन्म आधारित हो गए। पहले क्या था, जो पूजा पाठ करेगा वो ब्राह्मण होगा, और जो वीर होगा, ताकतवर होगा, वो क्षत्रिय होगा, और जो व्यापार करेगा वो वैश्य होगा, और जो इन तीनों की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करेगा वो शूद्र होगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे व्यवस्था क्या हो गई, ये जन्माधारित हो गई उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कलिंग, नरेश, खारवेल इनमें से किस वंश से संबंधित थे, तो चेदी वंश के, कादम्ब वंश के, कलिंग वंश के, हर्यक वंश के। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेदी वंश के। कलिंग, नरेश, खारवेल इनमें किस वंश से संबंधित थे, तो चेदी वंश से संबंधित थे, ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था। ऑप्शन में अशोक है, हर्ष है, पुलकेशिन द्वितीय है, खारवेल है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा खारवेल। जो खारवेल था ये जैन धर्म का संरक्षक था, ठीक, याद रखना कि जैन धर्म का संरक्षक कौन था, तो कलिंग राज खारवेल था, जिनका एक अभिलेख है प्रसिद्ध, जिसका नाम क्या है, हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे। तो आपको बता दें गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु जो क्षेत्र थे ये सब किससे संबंधित थे, तो वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा का आपका है कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है, मौर्य वंश का, शुंग वंश का, गुप्त वंश का, मगध वंश का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश का।
चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश का शासक था, प्रतापी शासक था, इसी के शासनकाल को हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। याद रखना, तो गुप्त वंश को हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था। देख लेते हैं। हूण आक्रमण, ये कारण था। प्रशासन का सामंती ढांचा, ये भी था। उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना, ये भी करेक्ट आंसर है। अरबों का आक्रमण, ये गलत है। अरबों का आक्रमण गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था, उस समय तो अरब आक्रमण हुआ भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन में धर्मपाल है, कुमारगुप्त है, स्कंदगुप्त है, समुद्रगुप्त है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको बता दें, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी वो कुमारगुप्त ने की थी, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। आप याद रखें, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये इस वीडियो के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए जो कि मैंने करा दिए। 25 क्वेश्चन आपको कराए हैं इस टेस्ट के तहत, जो कि बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है मेरा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।